इटली में फ्री एजुकेशन होता पहली बार आपकी वीडियो देखी थी मैंने, फिर आपकी जो बात थी वो काफी कन्विंसिंग लगी ना, फिर रिव्यू देखे, कमेंट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट देखे। एडमिशन सर मेरा परिचय से आया था, कैसीनो से आया था और मेसिना से आया था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना ज्वाइन करूंगा डेटा एनालिसिस कोर्स के लिए। मतलब 3 वर्किंग डेज में डीओ भी आ गया आपका? दे वुड लीड यू टू सक्सेस, मतलब ओके। एक्सेप्टेंस आपका आ ही जाएगा। और हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस अल्तमस ऑन योर वीजा। कैसे हो आप? थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। तो अल्तमस, आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो इटली, मास्टर्स के लिए? सर मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ, बैचलर्स ऑफ डेटा एनालिसिस। डाटा एनालिटिक्स। ओके, तो हम वीडियो को पहले स्टार्ट करें तो एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आप क्या करने जा रहे हो इटली। सर तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा कि मैंने 12th करी अपनी 2024 में, और फिर इसके बाद मैं देहरादून से हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ बैचलर्स करने डेटा एनालिसिस में मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना मेरा इधर लग चुका है, और 10th ऑफ सितंबर को मैं निकल जाऊंगा। सो आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो यहाँ पर, मेसिना में आ रहे हो डाटा साइंस के लिए। जी सर। सो आपने ये जर्नी अपनी कब स्टार्ट की थी? सर ये मैंने 26 जनवरी 2025 में आपके साथ एनरोल हुआ, आपके साथ फिर ग्रुप बनाया। तो इसके बाद स्टार्टिंग में यही हुआ था कि हमने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करी थी साथ में मिलके। हाँ हाँ, तो अच्छा, हमारे लाइक पास आने से पहले आपने इटली का कब सुना था पहली बार कि इटली में, अच्छा एक बात, जो पहली बार आपने सुना हुआ कहीं पर कि इटली में फ्री एजुकेशन होता है, ये सब होता है, तो कभी विश्वास हुआ था? सर वो तो पहली बार आपकी वीडियो देखी थी मैंने, आपकी वो हॉस्टल रिलेटेड वीडियो थी कि आप शो कर रहे थे कि हॉस्टल में फूड कैसा मिलता है, कैसा हॉस्टल है। तो फिर उसके बाद हम्म। थोड़ा आपको चैनल में देखा, तब पता चला कि आप ये सब भी FLCS करके है। तो फिर उसके बाद एनरोल, आपसे बात हुई, मीट हुई, फिर पापा से ही बात हुई थी आपकी, तो ट्रस्टवर्दी लगे, तब आपके साथ एनरोल हुए थे हम। ओके, तो मतलब अच्छा, जैसे मेरे घर वालों को क्या था, जब मेरा इटली में एडमिशन आया था तो कुछ हुआ था, तो मेरे घर वालों को ये लगता था कि यार कौन सा ऐसा भाग है जो फ्री में पढ़ाएगा एजुकेशन, ये सब। तो आपको एक्चुअली कब पता शो? स्टार्टिंग में ये भी हुआ था कि पापा ने पूछा था, ऐसा कुछ नहीं होता, वहां जाएगा फिर वहां जाके तो बोलेगा कि 20 लाख रुपए भेज दो, 30 लाख रुपए भेज दो, तो एक बार कंफर्म करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां जाके टाइम वेस्ट हो जाए, कि फिर वहां जाके तो बोल रहा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। फिर ये सब चीजें देखा, आपसे बात करी, फिर आपने बताया था। ओके, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे थे प्रोसेस, तो आपने ये भी सर्च किया होगा कि इटली का वीजा रिजेक्शन रेट हाई है। ये मैंने देखा था कि इंटरव्यू तक उसके बाद आता है, फिर प्री रिफ्यूजल आता है, फिर ये सब चीजें देखने के बाद फिर डर भी लगा था कि काफी भी सब चीज तो हो जाएगी, फिर उसके बाद वीजा रिजेक्ट ना हो जाए, 1 साल फिर घर हाँ बैठा हाँ। पड़ जाएगा। तो फिर फिर आपने बोला कि नहीं, ऐसा वीजा रिजेक्ट नहीं होता, कि कवर लेटर स्ट्रांग होना चाहिए तो वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। सो आपने एकदम पहली बार जब देखा यूट्यूब पे देख के एकदम ऑनलाइन ट्रस्ट कैसे कर लिया? तो ऐसे ट्रस्ट तो नहीं हुआ, पापा को भी स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं हुआ था, पर फिर आपकी जो बात थी वो काफी कन्विंसिंग लगी ना, कि जैसे आपको एक ही बार में पूरे पैसे नहीं देने थे, कि जैसे इंस्टॉलमेंट थी तो। हाँ। और फिर उसके बाद आपने वो जो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया था वो था। बाकी आपके रिव्यूज देखे, कमेंट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट देखे, तो उसकी वजह से काफी ट्रस्ट बिल्ड हुआ था। ओके, सो हमारी जर्नी हमने स्टार्ट की थी 26 जनवरी को, और जो हमारा पहला प्रोसेस था वो ये था कि आपको जाना था कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज में, कंप्यूटर है रिलेटेड ना? कोर्स। हाँ, तो फिर हमने कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस बारे में बताओगे? सब एप्लीकेशन ऐसे स्टार्ट हुई थी, ग्रुप बनने के बाद मेरी बेसिक डिटेल्स ली गई कि मेरी 12th कब हुई, मैं कहाँ से हूँ, कितने परसेंटेज थी 12th में। ये सारे डॉक्यूमेंट हमने एक ड्राइव पे अपलोड करे ताकि वो पूरी टीम के पास रहे। उसके बाद आपने और टीम ने मिलकर मेरी हेल्प करी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में, जिनमें मेरा जो मेरे को कोर्स चाहिए था वो हो, और वो कोर्स इंग्लिश में हो, क्योंकि ऐसा होता है कि कोर्स तो होता है इटालियन यूनिवर्सिटी में, पर वो इटालियन में ही होता है, और हमें इटालियन में चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था इंग्लिश में। तो उसकी वजह से फिर हमने इंग्लिश में लिया वो कोर्स ढूंढा। तो स्टार्टिंग में हमने 15 यूनिवर्सिटीज देखी, फिर लास्ट में उनके करिकुलम वगैरह ये सब देख के हमने फाइनल 5 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी। तो एक बात बताओ, जैसे स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि इटली के अंदर इंग्लिश टॉट कोर्सेज नहीं, इटालियन पढ़ाई होती है। हाँ, सर स्टार्टिंग आपको में तो इंग्लिश कोर्स सारे लगा मिले। जर्मन, जैसे मेरा दोस्त जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा था तो कह रहा था मैं तो जर्मन पढ़ रहा हूँ, B2 लेवल हो गया, C1 लेवल हो गया, ये सब मेरे को उस टाइम कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा अगर इटली जा रहा हूँ मैं तो इटालियन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। और फिर बाद में आपसे जब तो आपकी थोड़ी वीडियोस देखी, फिर उसके बाद पता चला कि ऐसे इंग्लिश कोर्सेज भी होते हैं जो इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं, उनके लिए आइल्स रिलेटेड चाहिए होता है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज थी जो MOI पे ही काम कर रही थी, पर यूजुअली सब हम्म। आई। तो आपने कहा था तो बी ऑन द सेफ हैंड कि हम आइल्स दे लेते हैं, तो फिर आइल्स की भी कोचिंग आपसे ही ली थी स्टार्टिंग में। तो हमने आइस कब दिया था, लाइक हमने पहले शॉर्ट लिस्टिंग करी यूनिवर्सिटीज की, उसके यूनिवर्सिटी बाद में शॉर्टलिस्ट, हमने कवर फिर उसके लेटर, बाद मोटिवेशन आपको लेटर बताया बनाए। कौन कौन से CV बना था, हमारा यूरोपास CV बना था, और हम्म। टीम ने मेरी हेल्प करी थी कि यूरोपास CV में क्या चीज मैटर करती है, फिर कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है यूरोपास CV के लिए, अकाउंट बनता है उसका, टीम ने काफी हेल्प करी थी मेरी। उसके बाद
बाद में बताया कि किस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज थी जो MOI पे ही एक्सेप्टेंस दे रही थी, बट बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज तो आइल्स मांग रही थी। टॉल काय करके एक जो एग्जाम था इंग्लिश के लिए, वो चाहिए था। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो काफी डर लगा कि टॉल काय है, इसका कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा था ऑनलाइन। तब फिर आपसे रिक्वेस्ट करी थी, तो आपने उसके लिए भी टीम बनाई थी और अरेंज करे थे काफी सारा मटेरियल। जैसे दोनों में अच्छा स्कोर उसमें भी रहा। काफी स्कोर आया, टॉल में कितना स्कोर आया था आपका? तो टॉल में मेरा 47.5 आया था, और आइल्स में आउट ऑफ 8 50? टॉल में हमारा 47.5 आया था आउट आउट ऑफ ऑफ 50। 50। यस सर। और आइल्स में कितना आया था? आइल्स में 8 बैंड आए थे सर, आउट ऑफ 9, 8 बैंड आउट ऑफ 9। अच्छा, ये तो टॉल के लिए जैसे स्टडी मटेरियल नहीं है बच्चों, तो आपने टॉल के लिए क्या क्या चीजें पढ़ी? जैसे कोई अगर बंदा आता है बैचलर्स के लिए, तो किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए उसको टॉल के सर लिए? बेसिकली ये है कि अपने उसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग है, तो इतना कुछ हार्ड टॉल। और ऊपर से जो मटेरियल है, मटेरियल में काफी चीजें जो होती है ना वो रिपीट हो रही थी। ये था कि जैसे अगर मटेरियल किसी का सही रहेगा तो उसके लिए काफी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बहुत चीजें रिपीट होती है। जैसे सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे थे, बस उनमें थोड़ी वैल्यू चेंज हो रही थी। और जैसे जो क्वेश्चन नए थे, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आपका वो भी अच्छा जाएगा। सो मतलब देखा जाए तो एक ये अगर लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का एक टेस्ट है, 12th अच्छी हाँ पढ़ाई करिए जी सर। हो जाएगा। बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड है ना, तो फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री मैथ होती है बेसिक। और फिर एक नई चीज आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसे गवर्नमेंट अच्छा। एग्जाम्स के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा हो, मतलब हम्म। थोड़ा सा भी अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में जानता है, तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगता ही है जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो वैसे ही टाइप का है, पर बहुत लो लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था। मतलब सही है। फिर उसके बाद हमारा एडमिशन कहाँ से आया एडमिशन? एडमिशन सर मेरा परिचय से आया था, कैसीनो से आया था, और मेसिनो से आया था। उसके बाद हमारी सेकंड जर्नी स्टार्ट होती है प्री एनरोलमेंट की, उसमें एचआर या टेस्ट सिस्टम होता है। प्री इनरोलमेंट होने के बाद जैसे हमारा HRD है, वो तो हम अपने एक्सेप्टेंस लेटर पे ही करा सकते हैं कि आप एक्सेप्टेंस लेटर ADM ऑफिस में शो करो, और वो उसमें देखेंगे कि सब चीजें सही है कि नहीं है। पासपोर्ट की कॉपीज ये सब अटैच करके आप अपना ADM ऑफिस में जो है वहाँ सबमिट करने के बाद HRD हो जाती है उसकी। HRD में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 to 12 days मैक्स। और HRD होने के बाद प्री इनरोलमेंट देना पड़ता है यूनिवर्सिटी से कि आप अपनी सीट कंफर्म कर रहे हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी साइज जो थी उसमें देखा कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है और बेस्ट कोर्स कौन सा मिल रहा है मेरे को। तो मैंने डिसीजन लिया मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ज्वाइन करूंगा डेटा एनालिसिस कोर्स के लिए, क्योंकि मेरे मतलब का कोटा। और यूनिवर्सिटी भी सी साइड पे थी। जैसे मैं देहरादून से हूँ, तो बचपन से माउंटेन ही देखा है, वैली में रहे, माउंटेन देखा है, तो आप सी साइड देखते हो, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन चूज करी। ओके, तो फिर एचआरडी बात करते हैं। आप उत्तराखंड से थे, तो उत्तराखंड एचआरडी थोड़ा एक दो लाइन ब्रीफ करो, कैसे आपने किया था और कितने दिन में हुआ? देहरादून, जैसे देहरा आप कहीं से भी उत्तराखंड के जहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग कर रखी है, तो वहाँ के ADM ऑफिस में जाना है और आपको बोलनी है कि मेरे को HRD करानी है अपने डिग्रीज की। ज्यादातर ऑफिस ADM ऑफिस में पता ही रहता है कि आपको हम्म। वो लेके आना पड़ता है, क्या कहते हैं, लेटर लेके आना पड़ता है। जी, आप कम्युनिकेशन। एप्लीकेशन लेके जाओगे, आप एप्लीकेशन लेटर, और अपने ADM से रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को बाहर पढ़ने आना है, उसके लिए मेरे को HRD करानी है अपने डॉक्यूमेंट पे। आपका ADM ज्यादा कुछ क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी ज्यादा, और बस आप जाइए वहाँ लेके जाइए, आपको हो जाएगी HRD। 10-12 दिन में आपके पास आ जाती है आपको। लेकिन जो उत्तराखंड में आप रहेंगे, तो आप कहीं से भी ADM से दे, पर आपको जो कलेक्ट होगी ना, वो देहरादून के सचिवालय से होगी, सेक्रेटेरिएट। हाँ, वो मतलब वहां पे हायर एजुकेशन जो सेक्रेटरी वो बैठते हैं, जो वहां से मिल जाती है। हायर तो एजुकेशन से कितना मिल टाइम लगा जाता था है। आपका? सर मेरा 12 days का प्रोसेस रहा था, और काफी स्मूथली हो गया था HRD का प्रोसेस तो। कितने पैसे बस खर्च हुए? पैसे 1 रुपए से कुछ नहीं खर्च हुए। बस इधर उधर जाना पड़ा थोड़ा बहुत? सर बस ADM ऑफिस में एप्लीकेशन लिखी बस, और क्या, फिर देहरादून में ही रहता हूँ मैं, तो सचिवालय जाके कलेक्ट कर लिया। बस आपको अब अपडेटेड आपकी रहना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एमई अपोस्टाइल। तो एमई अपोस्टाइल हमारी कब हुई हो, कितने दिन में हो गई थी? सर अपोस्टाइल तो मेरी जैसे HRD के होने के बाद मेरे को शाम में कलेक्ट करी, तो उसके अगले दिन कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे को कोरियर कर दो, इसकी अपोस्टाइल हो जाएगी, आपको विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं सोचा हाँ। था कि आना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट लेके, प्लस हम्म। डॉक्यूमेंट के साथ ट्रैवल करना भी ये डर लगता है कि अगर खो गए तो इनको कहाँ लेके हाँ। जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, किसको बोलेंगे कि खो गए। बचपन से अभी तक हाँ। की मेहनत कहीं चली गई। कोरियर कर दो, मेरे जो IBS वाला सेंटर था, तो मैंने वहां कोरियर कर दिया। नहीं सर, डर की उन्होंने कहा था, मैंने पूछा था उनसे, तो 2-3 बार पूछा था मैंने, जो DTDC वाले थे ना जिनसे मैंने कुरियर करी, ये खो तो नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट बीच में? मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई खोलेगा नहीं, कहीं खुद जाएंगे नहीं। अगले दिन ही वो पहुंच गए थे, और विद इन 2 days मेरे पे अपने ग्रुप में, मेरा जो ग्रुप है उसमें मेरे पे फोटो उसके साथ आ गए थे, स्कैन हुए डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे कि मेरा काम पूरा हो गया। फिर उसके अगले दिन ही मेरे पे रिसीव हो गए थे डॉक्यूमेंट, और फिर पीछे स्टैम्प देख के भी काफी अच्छा लगा, रंग बिरंगी सी स्टैम्प थी। भारत सरकार लिखा है कि हमारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट पे अब कुछ कुछ तो हो रहा है इसमें, सरकारी काम। कुछ बड़े लेवल पे जा रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डीओबी फाइल किया होगा सर फिर हमने DOB फाइल करा। DOB था मेरा 20 जून को। जून को।
ओके, तो काफी लंबा प्रोसेस, हमने जनवरी में मतलब जनवरी लास्ट फरवरी में स्टार्ट किया और सर जून में आके हम डीओबी कर रहे हैं। डीओबी तो किस तारीख को था? बेसिकली 20 जून को था जो हमारा डीओवी था। अब उसके बाद हम आते हैं अपना वीजा प्रोसेस। तो वीजा प्रोसेस हमने कब स्टार्ट किया? डीओवी में से हमने 20 जून को बुक करी थी अपनी डीओ, पहले कर ली थी हमने। 15 जून को हमने बुक करी थी 20 जून की अपनी डीओवी। और फिर उसके बाद आपने मेरे को शेयर करा कि ये डीओवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं ओरिजिनल में, और कौन से डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी लेके आनी है। कि 2 फोटोकॉपी, 12th की 2 फोटोकॉपी, भले वो 10th की एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब चाहिए नहीं होती 10th की फोटोकॉपी, जस्ट फॉर गुड कॉज लेके चले जाओ कि अगर बाई चांस मांग ले देखने के लिए। बाकी एक डीओवी का एप्लीकेशन फॉर्म था और एक डीओवी का डेटा प्रोटेक्शन फॉर्म। डीओबी कितने दिन में आ गया था? सर डीओवी तो मेरा 3 वर्किंग डेज, टोटल 6 डेज में आ गया था। एक दिन तो डिलीवरी के लिए लगे, 2 दिन सैटरडे संडे हो गया था, 3 वर्किंग डेज में आ गया था। मतलब 3 वर्किंग डेज में डीओबी आ गया आपका। उसके बाद हम चलते हैं वीजा प्रोसेस। तो वीजा हम पहले बात करते हैं फंड्स की, फिर बाद में आते हैं और चीजों की। तो फंड्स हम लोग कब से मैनेज कर रहे थे? सर फंड्स तो हमने 6 मंथ के विदिन ही मैनेज करे जो हुए थे। पहली बार जब इनरोल हो रहे थे उस टाइम फंड्स का डिस्कस करके चल रहे थे, जी कैसे बात सर। करेंगे? 18 lakhs हमें करने हैं, फिर उसके बाद थोड़े अमाउंट आपने आके एक बार में पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके करना है, और प्रूफ होने चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं फंड। और बाकी देखा जाए तो लास्ट टाइम पे एक आध महीने पहले आपके करंट अकाउंट से ही पैसे हमने कुछ ट्रांसफर करे थे। फिर उसके बाद फिर मेरे पापा के करंट अकाउंट से ही ट्रांसफर हुए सारे पैसे, जैसे 874 में ही मम्मी के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ मेरे अकाउंट में, और हाँ बाकी मेरे पापा के अकाउंट एक लोकल बैंक में था, बंधन करके सेविंग्स वाले जो अकाउंट था। तो हमने इसी बीच में मार्च में भी नया अकाउंट खुलवाया था एक एचडीएफसी का, हाँ। वो भी 2 महीने पहले खुला था अकाउंट। उसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, उसमें 4 ट्रांजेक्शन हो रही थी, 1 लाख फिर की ट्रांजेक्शन जिससे अकाउंट ओपन हुआ था। टोटल कितना पैसे दिखाया था हम लोगों ने? 18 लाख लिक्विड कैश दिखाया था, और 2,70,000 जो थे वो म्यूचुअल फंड्स में दिखाया था हमने। म्यूचुअल फंड में। और आपके अकाउंट में कितना पैसा था टोटल? तो मेरे अकाउंट में थे 10,52,000 कुछ मेरे अकाउंट में जो थे। जब हम आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोल रहे थे तो उस टाइम पे आपको ये नहीं लग रहा था कि स्पॉन्सर मेरे फादर उनके अकाउंट में पैसा होना चाहिए? वही सर, मेरे जैसे sponsor मेरे पापा है, फिर उसके बाद मैंने पूछा था कि सर ये सेल्फ स्पॉन्सर तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे मेरे अकाउंट में पापा से ज्यादा पैसे हो रखे थे उस टाइम पे सेविंग्स अकाउंट में। फिर तो सेल्फ स्पॉन्सर हो गया मैं, तो फिर आपने बताया था कि नहीं पापा नहीं भेजिए तो पापा ही स्पॉन्सर रहेंगे इस time में। हाँ, तो हमने कितने लेटर बनाए थे? स्पॉन्सरशिप लेटर कितने थे? सर एक कवर लेटर बना था और एक स्पॉन्सरशिप लेटर बना था। ओके, अब हम चलते कवर लेटर पे। फंड्स का जी। तो चलो हो गया, ठीक है। हाँ, कवर लेटर में एक स्टोरी बनाना। कवर लेटर आपको पता होना चाहिए कि अपने कवर लेटर और स्पॉन्सर लेटर जो है आपको मेन याद होने चाहिए। अगर आप खुद बना रहे हो अपने, जैसे आपने बोलता है कि खुद बनाओ पहले एक बार, फिर उसके बाद मैं इसको रिव्यू करूंगा कि इसमें कुछ कितनी गलती है और कहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने बोलता सर आप ही बना दो, तो फिर आपने कहा नहीं आप ही बनाओ। तो उसकी वजह से मेरे को ये हेल्प हुई कहाँ पे जाना है, कितना रिटर्न, क्या रिटर्न कॉज है, कितने अकाउंट में कितने पैसे हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन बड़ी थी छोटी थी, जो रिटर्न कॉस्ट था वो स्टेट कर पाया मैं। ये जो वीजा इंटरव्यूअर रहता है उसके बाद आपको कुछ नहीं रहेगा, वो बस एक पेपर पे नोट डाउन करता रहेगा आपकी चीजें। उसकी वजह से आपको कवर लेटर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे फिर। हाँ, मतलब चीजें जो आप बोल रहे हो और वो मैच करनी चाहिए, ये मैटर होता है कि आपका माउथ के वर्ड्स और डॉक्यूमेंट दोनों मैच करेंगे, देन वीजा में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वीजा आपका में वीजा किस दिन था, वीजा फाइलिंग? सर मेरा वीजा था 21 जुलाई का। 21 जुलाई को, ठीक है। तो जो हम वीजा की फाइल करें तो हमारी फाइल अच्छे से पूरी मैनेज हो गई थी, लाइक सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाना, फंड्स डॉक्यूमेंट लगाना, सारी चीजें, क्योंकि जैसे आपके पापा का बिजनेस था, उनके हाँ जी सर। ऑलरेडी किसी और में प्रोप्राइटर थे, काफी डॉक्यूमेंटेशन था। 300-400 पेज की जो फाइल बनी थी उसमें आपने पहले एक दिन 2-3 दिन पहले भी मीट करी थी कि फाइनलाइज हो चुके हैं डॉक्यूमेंट कि नहीं हुए। उससे फिर 2 हफ्ते पहले भी हमने एक मीट करी थी जिसमें आपने बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का मेरे को प्रिंट आउट लेके जाना है। जैसे मेरे को पता नहीं था कि आइल्स का भी ले जाना है प्रिंट आउट, फिर टॉल के जो रिजल्ट था उसका प्रिंट आउट था, यूरोपास सीवी का प्रिंट आउट था, ऐसे काफी चीजों का जैसे पता नहीं था मेरे को। बोला था बस कवर लेटर, स्पॉन्सर लेटर और बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, जो बेसिक चीज है उनको सबमिट करना है। फिर उसके बाद जो कुछ दिन पहले मीट हुई उसमें फिर आपने ऑर्डर बताया था, फिर लास्ट डे पे भी हमने ये कहा था कि ऑर्डर फाइनलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो मॉक इंटरव्यू कितने हुए आपके? सर मॉक इंटरव्यू मेरे हुए थे चार चार मॉक इंटरव्यू हुए थे, पर मेरे को दूसरे इंटरव्यू में ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं रिप्लाई दे सकता हूँ इन चीजों का। मॉक इंटरव्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? सर देखो, अगर आपको अपना कवर लेटर खुद बना रखा है तब तो आपको अपने पता चल जाएगा, तो आप मॉक इंटरव्यू ना भी दो तो आपको पता रहेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि आपने खुद बनाया अपना कवर लेटर, स्पॉन्सर लेटर। मॉक इंटरव्यू में बेसिकली यही होगा कि आप फेमिलियर हो जाओगे क्वेश्चन से। जैसे एकदम से कोई पूछता है कुछ चीज तो आपको ना पता हो, तो आप सोचो आंसर बैक ऑफ द माइंड क्या क्या रखूं मैं, इससे क्या आंसर होना चाहिए। पर अगर आपने कवर लेटर बना रखा और आपको क्वेश्चंस पता है कि किस सीक्वेंस में कैसे टाइप के पूछे जाएंगे, तो मॉक इंटरव्यू की मेरे को लगता नहीं है ज्यादा नीड होगी। जैसे चलो मॉक इंटरव्यू हो गया, तो आपका इंटरव्यू चलते हैं रियल इंटरव्यू वाले दिन। तो आपका रियल इंटरव्यू किस तारीख को था? सर मेरा रियल इंटरव्यू था 21 जुलाई को। 21 जुलाई को, ठीक है। तो आप वहां पर गए, सबसे पहले आपका दिल्ली में फाइलिंग हुई थी, राइट? जी सर जी, दिल्ली कॉन्सुलेट। हाँ। आप कितने बजे, क्या टाइमिंग था आपका और क्या प्रोसेस था, थोड़ा वहां का स्टोरी बताओ। सर प्रोसेस ये था, पहले मैं देहरादून से निकला था, शाम के टाइम में निकल गया था मैं। अगले दिन सुबह पहुंचा, कावड़ चल रहा था तो इसकी वजह से काफी लेट हो गया, 4 बज गए थे सर पहुंचते पहुंचते वहाँ।
और मेरा इंटरव्यू था 9 AM का शेड्यूल। तो 8:30 पे, जैसे आपका अगर स्टूडेंट है और वीजा फाइलिंग के लिए है, तो आपको थोड़ी आधे घंटे पहले एंट्री दे देते हो अपने अपॉइंटमेंट से। हम्म। तो मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई 8:30 की। अपॉइंटमेंट के बाद एंट्री होने के बाद जो बेसिक वो होती है, स्कैनिंग होगी आपकी, क्या 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 है, फिर क्या टोकन मिलता है आपको, जो वीएफएस का रिसिप्ट रहेगी और रिसेप्शन हम्म। रहेगा, वहाँ पे आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, एक टोकन मिलेगा, और फिर टोकन, आपके टोकन पे एक नंबर रहेगा। फिर आप ओके। एंटर होंगे, जो वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया में एंटर होंगे तो आप बहुत सारे टीवीज लगे हैं तो तो। अच्छा, सबसे पहले जाते ही आपको टोकन दिया, टोकन जाने के बाद में नंबर आया आपका? जी सर, नंबर आया। फिर नंबर आने के बाद एक डेस्क हो गया आपको अलॉट। अच्छा। डेस्क अलॉट होने के बाद आप वहां पे जाके बैठेंगे, वो आपसे पूछेंगे आपकी बेसिक डिटेल्स कि कहाँ से हो, और आपकी वो देखेंगे अपॉइंटमेंट। अच्छा। अपॉइंटमेंट देखने के बाद वो फिर वो देखेंगे वीजा के लिए है, तो एक वो दो फाइलें निकालेंगे, वो बड़ी बड़ी, मतलब उनके पास ही बैग रहता है, आपको बस अपने बैग कैरी बैग। करके डॉक्यूमेंट ले जाना है। हाँ। तो फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, फिर आप उनको दिखा दो कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये मेरे फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है। कि जो और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट होते हैं वेरिफिकेशन। वो आपको रिटर्न नहीं होंगे, जो ओरिजिनल है वही रिटर्न होंगे। तो जैसे कि और आप, ओरिजिनल में भी केवल आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपको जो पासपोर्ट आया होगा और पासपोर्ट बस। जैसे 9 बजे मैं बैठा हुआ, 9:10 तक मेरे को मेरा नंबर आ गया था। 9:45 तक मेरे, उन्होंने डॉक्यूमेंट खुद जो थोड़े बहुत उन्होंने अरेंजमेंट करनी थी अपने हिसाब से, उन्होंने कर ली। मतलब जो अरेंज करके हाँ, हम गए थे उसमें उन्होंने बस हल्का सा थोड़ा बहुत आगे पीछे करा होगा डॉक्यूमेंट वो अपने सब वो तो हिसाब से। थोड़ा बहुत तो करेंगे ही काम। अपने कन्वीनियंस के लिए उन्होंने थोड़ा आगे पीछे करा। बाकी फिर उन्होंने अलग बैग में रखे दोनों डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, और उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट कर लो आप सर। फिर इंटरव्यू के लिए जब पहले मैं गया था 9 बजे, तो सबसे पहले मेरा ही नंबर था, फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ही था। तो 9 बजे फर्स्ट पहले तुम्हारा? सर वो 9 बजे से वेट करते करते, मतलब 9:40 तक मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे। 10:20 तक जाके फर्स्ट इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल करा कि अल्तमश अंसारी, यू विल बी द फर्स्ट टू गो फॉर योर इंटरव्यू। मैंने कहा ओके सर। हम्म। उन्होंने कहा कि बी प्रिपेयर्ड, अंदर जाना है, और वहाँ रूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, मतलब आपको कोई इन पर्सन नहीं लेगा इंटरव्यू। ठीक है। में आप जाएंगे तो इन पर्सन किसी का इंटरव्यू नहीं रहता। स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप अंदर जाएंगे, बैठेंगे, और जो एम्बेसी के जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है ना इंटरव्यू, उसका कैमरा बंद रहेगा। उसके बाद मैं अपनी सीट पे बैठा और उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट करा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ स्टार्टिंग में कि कहाँ से हूँ, कैसे, कहाँ से पढ़ाई करी है, कि कब करी थी पढ़ाई, कितने परसेंट थी। सर टोटल मेरा चला था 20 मिनट और 43 सेकेंड। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसके बाद चलो स्कॉलरशिप प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रहा है, एप्लीकेशन तो हो गई है, तो अगर अभी तक देखा जाए तो आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही? स्मूथ रही, कैसी रही, कि हेडेक रहा, टेंशन रहा? सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा था। जैसे डीओबी 3 दिन में आ गई थी, तो लोगों ने मेरे से पूछा 3 दिन में कैसे आ गए डीओबी, 3 दिन में तो कभी नहीं आती। फिर एचआरडी था, वो 10-12 दिन में आ गया था। उसमें भी मेरे को कुछ ज्यादा कहीं जाना नहीं पड़ा। फ्लाइट कितने की मिली थी आपकी? सर फ्लाइट में 29 की मिल गई थी। हमने वो लगा दिया था कि कैंसिलेशन फी लग गई थी, कि अगर हम कैंसिल करेंगे तो 100% रिफंड हो जाए। 5,000 का पड़ा था, तो 34 की मेरे को फ्लाइट पड़ गई थी अपनी, दिल्ली टू रोम। और ये है कि उसमें एक ही लेओवर था, वो भी 3 घंटे का लेओवर है दुबई में, तो वो भी ज्यादा कोई दिक्कत। तो अगर ओवरऑल बात करें तो जैसे बात कर लेते हैं कि आप जिस कंप्यूटर साइंस के कोर्स में चाह रहे थे वो कोर्स मिला आपको? हाँ जी सर, वो जो कोर्स चाहिए था वो मिल गया था मेरे को। थोड़ा बात कर लेते हैं रेटिंग्स के ऊपर। हाँ जी सर। ओके, तो रेटिंग की बात करें ट्रांसपेरेंसी की। जी सर। जो चीजें हमने करेंगे, जैसे एक आपकी मेल आईडी यूज करना, और मेल आईडी के साथ में हम लोग जो जो भी प्रोसेस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो ये दोनों चीजें कितनी हेल्प करती हैं? अगर आप जैसे बाहर हर जगह गए होगे, डीओबी या चारडी, आप और जगह कंसल्टेंट के बच्चों से मिले होगे। कि जैसे मेरी मेल थी, तो जैसे कई कंसल्टेंट ये करते हैं कि मेल शेयर नहीं करते, जैसे बच्चे के साथ जो बच्चे की मेल जाएगी वो शेयर नहीं करेंगे। एज अ स्टूडेंट हम भी काफी कई बार लापरवाह हो जाते हैं, जैसे मैं कई बार अपनी मेल चेक नहीं करता बहुत दिनों तक, और कुछ ना कुछ रहता है उसमें, तो फिर टीम रहती है तो टीम चेक करते रहती है कि मेल आ रही है, कुछ कुछ मेल आई है कि नहीं आई है, या कुछ अपडेट, जैसे एक्सेप्टेंस के लिए कई बार यूनिवर्सिटी कुछ चीज मांग लेती है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप का ये फायदा रहता है कि जैसे आपको कुछ डाउट आ रहा, तो ग्रुप में सारे जो टीम है वो एडेड है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आउट ऑफ कितनी रेटिंग दोगे ट्रांसपेरेंसी में? आउट ऑफ 10 सर 9 तो देनी चाहिए था रेटिंग। तो जैसे अब बात करते हैं सेकंड, एक होता है कि एबिलिटी। जी सर। एबिलिटी जैसे बाहर का स्टूडेंट होता है कि भैया संडे है, वर्किंग आवर्स हमारा नहीं है, ऐसा। तो यहाँ पर आपको लाइक जैसे एबिलिटी की बात करें, कितनी एबिलिटी मिली आपको? जैसे हमारी ईद, हमारी दिवाली, ऐसा कुछ था यहाँ पर नहीं सर, कि ऐसे कोई 4 दिन छुट्टी तो नहीं थी कि मतलब कोई डेज ऑफ नहीं रहते, जब आप कॉल करोगे अगर आप अवेलेबल हो तो आप उठा ही लोगे कॉल। हाँ, तो अगर बात करें एबिलिटी, तो एबिलिटी जैसे 10 में से कितना स्कोर देते हो? सर 10 में से 10 दूंगा।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लाइक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कि जो लोग आपको बाहर मिसगाइड कर रहे हैं, मिस मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता है, तो आपको कहीं हमारे पूरे फेस में कहीं ऐसा लगा कि हाँ यार इन लोगों को नॉलेज नहीं थी, इसकी वजह से मेरा ये लॉस हो गया? तो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, शार्पनेस विद द अपडेट्स ऑफ द मार्केट अगर हम बात करें, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? तो सर उसमें ये रहा था कि जैसे मैं अपने डीओबी कराने गया था, तो जिस दिन मैंने आपको सुबह 3 बजे कॉल करी थी वहाँ की, और यहाँ 6 बजे पे, तो उस दिन मेरा बंधन में सेम लेके गया था अपने साथ कि मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके चल जाता हूँ डीओबी के लोग, क्या पता क्या चीज मांग ले। तो वीएफएस वाली थी, मेरे को जो वीएफएस में लेडी काम कर रही थी, उन्होंने मेरे को कहा कि आपने बंधन सेम पे एचआरडी क्यों नहीं करा रखी अपने स्टेट से, कि उसमें अपोस्टाइल तो हो रखी थी पर एचआरडी नहीं हुई थी। तो फिर वही था कि मैंने फिर आपसे पूछा कि इसकी एचआरडी होती है, तो आपने कहा ऐसा तो कुछ होता नहीं है, पर फिर मैंने कहा कि वीएफएस वाले ने बोल रहा था, उनसे ज्यादा तो किसको ही पता होगा। तो अगर बात करें तो हमारी टीम की नॉलेज एबिलिटी के बारे में, तो कहीं आपको लगा, अगर रेटिंग की बात करें आउट ऑफ 10 तो? सर 10 में से 9, इसमें भी 9 पे गए। अब चलते हैं ओवरऑल रेटिंग की, बीइंग एन कंसल्टेंसी। जी। जैसे एक कंसल्टेंसी होती है, बंदा बच्चे की ड्रीम लेके आता है अपना, हाँ जी सर। ठीक है, पूरे होप के साथ में, और जहां उसको मार्केट में हर जगह मिलते हैं, लोग बोलते हैं ये फ्रॉड है, ये वो है, ये वो है। तो मतलब अब देखा जाए तो फाइनली जो दोस्ती थी, आप दोनों की दोस्ती जिसको लेके आए थे आपने स्टार्टिंग में, ये था कि दोनों का हो जाए साथ में तो मजा आ जाए, और दोनों जाए। सेम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा अगर तो ये सही रहेगा। फिर वही है कि साथ में वीजा भी आ गया, सेम यूनिवर्सिटी, सेम बोर्ड भी आ गया, तो ये भी ठीक रहा। तो ये सब एक्सपेक्टेशन सारी मीट हो गई, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई ड्रीम में चल रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा कोई टेंशन नहीं हुआ, काफी अच्छा लगा कि आ गया, साथ में आ गया सब कुछ। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर एफएलसीएस कंसल्टेंसी वगैरह आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? सर डिफाइन यही करना चाहूंगा कि दे वुड लीड यू टू सक्सेस, मतलब ओके। एक्सेप्टेंस आपका आ ही जाएगा। और जैसे स्टार्टिंग में आपका ये कहा, आपने ये कहा था कि एक्सेप्टेंस अगर नहीं आएगा किसी किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप जो मेरे आपको मैंने फीस दे रखी थी वो आप वापस कर दोगे, अगर किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस नहीं आया। एक यूनिवर्सिटी से आया, फिर दूसरी से आया, तीसरी से आया, चौथी से भी आ ही गया था। देखा जाए तो एक काफी अच्छी जर्नी रही आपकी। जी सर, काफी अच्छी जर्नी रही। अब लास्ट, सिर्फ को रिकमेंड करोगे? सर मैंने अपने दोस्त को रेकमेंड करा, फिर काफी मैंने फिर अपने अंकल को बताया था कि मेरा वीजा लग गया है, तो उन्होंने अपनी डॉटर के बाद रिलेटेड भी पूछा एमबीबीएस का, तो मैंने आपसे पूछा था क्वेरी, फिर आपने बताया आई मैट होता है, फिर उसके बाद आईएलटीएस देना पड़ता है, तो आईएलटीएस की तो दिक्कत नहीं थी, पर आई मैट की थी, फिर आपने कहा था कि आई मैट की भी कोचिंग करा दी। तो अगर देखा जाए तो अब जैसे आप आसपास किसी को बता रहे हो, घर में बता रहे हो, तो अगर किसी को बोलो कि 1.5 लाख रुपए में आ गया है वीजा, 2 लाख में आ गया है, कितना खर्च हुआ अब तक आपका? ऑलमोस्ट 250 में आ गया। 2.5 लाख में फ्लाइट के साथ वीजा आया है? 7 और इंसान के साथ वीजा आ गया। मतलब सारे खर्चे में के अगर आप जाओगे तो इससे ज्यादा कंसल्टेंट की फीस है। हाँ सर, जैसे एक कंसल्टेंसी थी, इटली की थी, उसका नाम तो याद है मेरे को, उन्होंने काफी परेशान करा था, मैंने उनसे एक ही बार कांटेक्ट करा था, उसके बाद उन्होंने कॉल करते रहे कि ले लो कंसल्टेंसी ले लो, डिस्काउंट लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो 3.85 लाख स्टार्टिंग में ही मांग रहे थे। मैंने कहा स्टार्टिंग में 3.85 लाख, मैंने कहा इतना तो नहीं दे पाऊंगा। देखा जाए आफ्टर ऑल, लाइक विद ऑल अप्स एंड डाउन्स, आज फाइनली वीजा आपके पास, जी सर। आने वाले बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे? सर एडवाइस ये दूंगा कि बनंदा सेम की एचआरडी मत कराना, कवर लेटर स्पॉन्सर लेटर खुद बनाना चाहिए। हम्म। आप सोचोगे कि कंसल्टेंट ले रखा है तो कंसल्टेंट का काम रहेगा कवर लेटर स्पॉन्सर लेटर बनाना, पर कंसल्टेंट उसको कितना भी रिफाइन कर ले, कुछ भी कर ले, अगर आप उसको याद नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप क्या बोल रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या है। एक चीज और है, कवर लेटर ना भी लिखना एक आर्ट है। हाँ सर। कवर लेटर को जो फाइनल फॉर्म जो देना, और उसको इस तरीके से सामने वाली साइकोलॉजिस्ट खेलना कि हाँ, जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे कि हाँ जो दो दोस्त जाएंगे तो कैसे करके उनको बताना है, कैसे कर। तो कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे कैसे रिटर्न कॉस्ट दिखाना है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा फिर यहाँ एंड हो गए, इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाएंगे कि उसको फ्यूचर प्लान दिखे। तो ओवरऑल जो बंदे आ रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? सर यही है कि इतना कवर सब चीज डिपेंडेंट मत हो जाना कि हर चीज यही करेंगे, कुछ चीजें अपने आप ही थोड़ी आपको देखनी पड़ेगी अपनी साइड से। सो फाइनली एट लास्ट एक काफी अच्छा, लाइक वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके दोनों दोस्तों को वीजा मिला है। लाइक वी एट एफएलसीएस, हम लाइक पूरी फैमिली आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, लाइक वी प्रे एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट एंड वी होप एंड विश अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। और अभी तो जर्नी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाओ एंड होप सो ये एक करियर, लाइक वी आर आल्सो प्राउड आपको वीजा मिला एंड वी आर द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सक्सेस। एक और फ्लायर्स, हम एफएसजीएस में जो हमारे साथ जाते हैं वीजा लेके, उनको फ्लायर्स बोलते हैं। फिर वो भी देखा था मैंने, सबसे पहले इंडिया में वीजा जो आया था इटली के लिए स्टूडेंट हाँ। वीजा 30, वो एफएससीएस के थ्रू आया था, तो उसके बाद ग्रुप हम्म। में देखते रहता था, अब इसका आ गया, अब इसका आ गया मेरा। डेली वीजा आते हैं हमारे, अगर आप देख रहे होगे तो। डेली वीजा आ गए थे, आज भी एक वीजा आया था। चलो, तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए यार, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस